Assalamu alaikum dear students, how are you all? I am Kashif Abbasi and today we are going to discuss last topic of our chapter number 3, that is inclined plane. हम अपनी डेली रूटीन में काफ़ी एग्जाम्पल्स देखते हैं रिगार्डिंग इंक्लाइन प्लेन। जैसे अगर कोई गाड़ी किसी चाड़ी के ऊपर मूव कर रही है तो उसकी मोशन हम देखते हैं, और उसी चाड़ी से वो जब वापस नीचे उतर रही होती है तो उसकी मोशन कैसी होती है। इसी बात को हमने आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करना है। इंक्लाइन प्लेन बेसिकली एक प्लेन है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन ये प्लेन एक एंगल बना रहा है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लाइन का प्लेन का नाम दे दिया है। हमने अपने पिछले जितने भी टॉपिक्स थे उसमें ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस किया। उसमें देखा कि या तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, उसकी मोशन वन डायमेंशनल मोशन थी हॉरिजॉन्टल, और हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते थे। आइदर वी वांट टू नो द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव कर रहा होता है तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में उस ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इट इज़ एट इंक्लाइन। देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें ऐसा लगता है कि ये किसी हाइट पर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी मोशन 2 डायमेंशन हो गई। इसकी मोशन 2 डायमेंशन तो नहीं है, मोशन 2 डायमेंशन तो हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। इंक्लाइन प्लेन की मोशन भी 1 डायमेंशन होती है। कैसे? फर्स्ट किया, ये एक प्लेन है, हम इसी प्लेन को अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये इसके परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस बन जाता है। तो देखें ये एक सादा सा प्लेन बन गया और एक 1 डायमेंशन मोशन, ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग लीनियर पाथ। तो इंक्लाइन प्लेन की जो मोशन होती है वो भी लीनियर मोशन होती है। इट इज़ यूज टू रेज द हैवी ऑब्जेक्ट। फ़र्ज़ किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फ़र्ज़ किया कि कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इसकी मोशन क्या होगी, हमने इस बात को समझने की कोशिश कर दी है। इफ़ दिस ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट then we know that when an object is in the state of rest, then sum of all the force acting on a body is 0। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के मुताबिक इस पर लगने वाली तमाम फोर्स क्या होंगी, 0 अलोंग एक्स एक्सिस भी एंड अलोंग वाई एक्सिस भी। अब इस पर फोर्स लग कितनी रही हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रखा होता है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक कर रहा होता है और एक परपेंडिकुलर फोर्स जिसे हम रिएक्शन फोर्स का नाम देते हैं वो अपवर्ड होती है। रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और वेट हमेशा डाउनवर्ड, ऐसा ही है। हम इसको देख लेते हैं, इसका वेट डाउनवर्ड और ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये रिएक्शन फोर्स, ऐसा ही है। अब हम इसको अगर थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो रिएक्शन फोर्स तो ऊपर चली गई, ये वेट आ गया। इसका मतलब इस वेट के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज़ W साइन थीटा और एक बन जाएगा परपेंडिकुलर विच इज़ W कोसाइन थीटा, अगर ये वेट एक एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने इस ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड लिया तो ये एक कंपोनेंट, इसको थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। लेट्स से ये ऐसे है, ये अगर रिएक्शन फोर्स है तो ये आ गया आपका W कोसाइन थीटा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये आ गया आपका W साइन थीटा और ये वेट का कंपोनेंट। ठीक है जी। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर कौन कौन सी फोर्स हैं,
दैट इज़ W साइन थीटा, ठीक है। और एक अपोजिंग फोर्स जिसे हमने लास्ट लेक्चर में फ्रैक्शन फोर्स का नाम दिया था। देखिए, जब सम ऑफ ऑल द फोर्स ज़ीरो होती हैं तो इसका मतलब दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट एक्स एक्सिस W साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रैक्शन फोर्स एंड अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस पर क्या है r और उसके परपेंडिकुलर W कोसाइन थीटा, तो r बराबर हो जाएगा W कोसाइन थीटा। ये तो हो गई रेस्ट की कंडीशन। बट इफ़ अ बॉडी स्लाइड्स डाउन, अगर ये बॉडी नीचे की जानिब मूव करती है तब क्या कंडीशन होगी? जब बॉडी मूव करेगी डाउनवर्ड तो रिएक्शन और ये W कोसाइन थीटा ये तो बैलेंस रहेंगे। R हमेशा W कोसाइन थीटा को बैलेंस करेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर आगे भी चलता है तो हम देखते हैं R और W हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। फोर्स कौन सी होती है? एक अप्लाइड फोर्स होती है और एक इसकी अपोजिंग फोर्स फ्रैक्शन फोर्स। सेम यही बात यहाँ अप्लाई हो जाएगी, यानी R कोसाइन थीटा एक दूसरे को मोशन में भी कैंसिल करेंगे और सिर्फ जो फोर्स बचेगी, इफ़ इट स्लाइड डाउन इन दिस डायरेक्शन देन W साइन थीटा और दूसरी फोर्स फ्रैक्शन फोर्स। सिंस दिस बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन इट मीन्स W साइन थीटा इज ग्रेटर। इसको if a body slides down with an acceleration a, then what will be happen? W sin theta is greater than fraction force, which is the net force. Can I write W mg sin theta माइनस एफ इज इक्वल टू एम है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर हम ये मान लें फ्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, कंसीडर जैसे आप स्लाइड लेते हैं, छोटे बच्चे स्लाइड लेते हैं स्लिपरी सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, यानी ये जो एम जी साइन थीटा है इसके मुकाबले में फ्रैक्शन फोर्स बहुत कम होती है। तो अगर हम इसको कंसीडर करने के नेग्लिजिबल टू ज़ीरो तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एम जी साइन थीटा बराबर है एम से एम कैंसिल, देन ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। इस एक्सेलरेशन के अंदर जी कांस्टेंट है 9.8, क्या आया? थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन प्योरली डिपेंड करता है किस पर? थीटा, यानी साइन थीटा पर, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि शो दैट मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब यहाँ पर चाहे 1 किलोग्राम की बॉडी हो या 10 किलोग्राम की बॉडी हो, अगर ये स्लाइड डाउन कर रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो प्योरली डिपेंड करता है थीटा पर, मास पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हम इसके केसेस देख लेते हैं। केस 1, इफ़ थीटा इज़ 0 देन एक्सेलरेशन विल बी 0। अगर ये प्लेन कोई एंगल नहीं बनाएगा, थीटा 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी 0। इफ़, ये पहला केस, थीटा इज़ 90 डिग्री देन एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम विच इज़ द जी। देखें, 0 पुट किया, साइन 0 0 के बराबर, तो ए की वैल्यू 0 मिली। 90 पुट करेंगे तो साइन 90 गिव्स यू मैक्सिमम 1, तो ए बराबर आ जाएगा जी विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की प्रॉब्लम नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 95 पर दी हुई है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स बुक में। सवाल में कहता है अ साइक्लिस्ट इज़ गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री, ये थीटा दे दिया आपको, विद अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी
if he stops paddling, how much distance will he move before coming to rest? Coming to rest means final velocity becomes 0. इसका डेटा बनाते हैं. थीटा इज़ 30 डिग्री. स्लोप का मतलब एंगल होता है. उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3.5 मीटर पर सेकेंड, और जब पैडलिंग स्टॉप कर देगा तो कुछ दूर जाकर वो रुक जाएगी. अज्यूम फ्रैक्शन इज 0, नेग्लिजिबल. तो उसका एक्सेलरेशन भी हमें मालूम करना पड़ेगा पहले. तो फ़र्ज़ किया, देखिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मैक्स एन एंगल 30 डिग्री. लेट्स से ये साइक्लिस्ट यहाँ पर है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड है, एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एस इट स्टॉप, इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. तो ये एक वन डायमेंशन मोशन है. डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है. वी नो दैट 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. vi भी है, vf भी है, s मालूम करना है, a नहीं है. अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था, a इज इक्वल टू g साइन थीटा व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन. लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर की जानिब जाएगी तो यही फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा. तो फर्स्ट भी फाइन a इज इक्वल टू, बल्कि ऐसा करते इसको यही मालूम कर लेते, 9.8 साइन 30. साइन 30 बराबर है 0.5 के, तो ये एक्सेलेरेशन आ गया -4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आ गया एक्सेलेरेशन. अब आप इसको यहाँ पुट कर दें, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर, 9.8 हो जाएगा. 0 माइनस 3.5 का स्क्वायर 12.25. ठीक है, 0 ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस का 9 माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड कर रहे हैं इसको, 1.25 मीटर. तो ये 1.25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा. इसी तरह अगली प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 15. सवाल में कहता है इंजन ऑफ मोटर कार एट ए स्लोप ऑफ 45 डिग्री. अब इसमें स्लोप 30 था, इसमें 45 है. अब ये इंजन आगे जाके रुक जाता है, इसकी भी फाइनल वेलोसिटी 0, इसकी भी. कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा? अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 63 किलोमीटर पर आवर है, तो डेटा बना हुआ है, थीटा इज़ 45 डिग्री, फाइनल वेलोसिटी इज़ 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट करें कैसे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600. तो उसका आंसर देख लीजिएगा. तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, तो उसके बाद vi bf थीटा, फ्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल. सेम प्रॉब्लम बन गई. क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन माइनस जी साइन थीटा. थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ 30 है, यहाँ आ जाएगा 45 इस क्वेश्चन में. ठीक है, फिर एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा. जब एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस जी साइन 45 से, उसके बाद वी यूज़ अगेन सेम इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रिगार्डिंग मोशन इन 2 डायमेंशन. मोशन इन 2 डायमेंशन की बहुत एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो हम उसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हमने यहाँ डिस्कस किया 1 डायमेंशन मोशन, जब चैप्टर स्टार्ट किया और चैप्टर ख़त्म किया. देयर आर मैनी लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, आप उसको देख सकते हैं कि हमने जब मोशन स्टार्ट की तो उसमें डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल मोशन, ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो उसकी मोशन क्या होगी, फोर्स क्या होगी, एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं. वर्टिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी में, उसको हमने डिस्कस किया, या इंक्लाइन प्लेन. दीज
all examples are related with linear motion in one dimension.